हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट ई पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क, और ये जो नेशनल पार्क है ये उसका पार्ट 1 है। इसके बाद भी 4 और 5 पार्ट और आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नेशनल पार्क। और इस सेशन में आपको बता देती हूँ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं 100+, वो सारे मैं इसमें कवर करूंगी। और ये आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नेशनल पार्क और स्टेट जो है आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन तो ये फंस ही जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल बटन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क। लेकिन नेशनल पार्क के नाम जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया और किसने लेके दिया, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हमारा जो फर्स्ट है वो हम पढ़ेंगे IUCN के बारे में। IUCN क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद जो IUCN है, अगर कभी ऐसा लगे कि IUCN जो है ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो IUCN जो है वो एक ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन में। तो ये भी याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ पॉइंट है, क्या IUCN यूनाइटेड नेशन का बॉडी है? नहीं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम IUCN की बात करते हैं तो इसने कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको इस्टेब्लिश करने में इन्वॉल्व है, जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद एक और है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको इस्टेब्लिश करने में इन्वॉल्व है IUCN। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWFN बोल लीजिए, WWFN। और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर को WCMC, ये हो जाए। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इंडिया कब इसका मेंबर बना IUCN का? IUCN तो 1948 में ही बन गया था, तो इंडिया इसका 1969 में मेंबर बना है, ठीक है। इंडिया स्टार्टिंग से इसका मेंबर नहीं था, 1969 में इसका मेंबर बना है। उसके बाद ये IUCN जो है वो क्या क्या बताती है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बता देती हूँ। उसके बाद इनका कलर भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए IUCN जो है ना वो कैटेगरी डिसाइड करती है, ठीक है। IUCN की कुछ कैटेगरीज हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा। IUCN इसकी ना कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कैटेगरी नंबर 1A हो गई, उसके बाद 1A, उसके बाद फिर हो जाएगा 1B कैटेगरी, ठीक है। देन उसके बाद कैटेगरी 2, ठीक है, कैटेगरी 2, उसके बाद कैटेगरी 3, ऐसे ही करके टोटल जो इसकी कैटेगरी है कैटेगरी 6 तक जाता है, ठीक है। ये टोटल कैटेगरी 6 तक जाता है, मतलब ये टोटल 7 कैटेगरीज डिसाइड करता है। अब देखिए 1A और 1B ये 2 हो गया, उसके बाद कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और एक कैटेगरी 6, ये ठीक है। ये टोटल 7 कैटेगरी हो गया, ये 7 कैटेगरी में डिवाइड करता है। उसके बाद ये कैटेगरी जो बना रहता है ये प्रोटेक्शन के लेवल पे बना रहता है, ठीक है, कि कितना प्रोटेक्शन किसी को चाहिए। तो जो पहला कैटेगरी होता है ना ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। पहला जो कैटेगरी होता है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, मतलब यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं होता है जाना। अगर कैटेगरी 1B की बात की तो ये वाइल्डनेस एरिया होता है, ठीक है। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो जो कैटेगरी 2 है यही है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हमारा जो आता है वो कैटेगरी 2 में आता है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो नेशनल पार्क है वो कैटेगरी 2 में आता है, ठीक। देन उसके बाद कैटेगरी 3 जो होता है हमारा वो मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो उसके लिए होता है। तो ये तो हमको इसमें पढ़ना नहीं है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना होगा। कैटेगरी 4 की बात करते हैं, कैटेगरी 4 में जो आता है हमारा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने सुना होगा,
वो होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया, कैटेगरी 2 में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा। जैसे जैसे कैटेगरी पीछे की तरफ, मतलब कि आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रोटेक्शन होगा वो कम हो जाएगा, जो स्ट्रिक्टनेस होगा वो घटता चला जाएगा। तो कैटेगरी 2 मतलब जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो नेशनल पार्क से कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अगर कैटेगरी 5 की बात कर ली जाए तो कैटेगरी 5 में जो होता है ये प्रोटेक्टेड लैंडस्केप होते हैं, तो ये नहीं पढ़ना है इसमें हमने। और कैटेगरी 6 में क्या हो जाता है आपका, कम्युनिटी जो रिजर्व होता है वो आ जाता है। अब कम्युनिटी रिजर्व की आप बात खुद से सोचिए, अगर कम्युनिटी उसे रिजर्व कर रहा है, मतलब कि कम्युनिटी उसमें जा रहा होगा तभी तो उसको रिजर्व कर रहा है, मतलब कि इंटरफेरेंस तो है ना ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब देखिए कभी भी पूछेगा जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जो है उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो नेशनल पार्क में होगा। तो ये याद रखिएगा, ये सारे कैटेगरी है, ये लिख लीजिएगा। जो नेशनल पार्क आता है हमारा वो कैटेगरी नंबर 2 में आता है, ठीक है, ये लिखने वाली चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो IUCN के पास, एक मिनट, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए ये कैटेगरी 2 ये तो हो गया नेशनल, और नेशनल पार्क में हम करेंगे क्या, हम किसी न किसी चीज़ को तो हम बचाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे आपका हो गया फ्लोरा की बात कर ले या फिर फोना की बात कर ले। फ्लोरा मतलब जो भी लिविंग बींग्स, प्लांट्स होते हैं उसको बोलेंगे, और फोना क्या हो जाएगा, एनिमल्स जो होंगे उनको बोलेंगे। तो IUCN ये एक रेड लिस्ट रिलीज करता है। इस रेड लिस्ट में क्या होता है, इस रेड लिस्ट में ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो डेंजर में हैं, और वो डेंजर में हैं भी तो वो कितनी डेंजर में हैं, ठीक है, ये भी बताती है। उसके बाद IUCN अब ये कब बना है, तो ये 1964 में बना है, ठीक है। IUCN के द्वारा ये IUCN रेड लिस्ट 1964 में बनाया गया है, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। स्टेटस ऑफ एनिमल्स का स्टेटस क्या है, फंगी का स्टेटस क्या है, प्लांट स्पीसीज का स्टेटस, ये ग्लोबल कंजर्वेशन की भी बात करती है। अ सीरीज ऑफ रीजनल रेड लिस्ट आर प्रोड्यूस बाय कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद एक सीरीज ऐसी भी होती है जो कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक कंट्री ही तो बताएगा ना कि हमारे यहाँ स्पीसीज कितनी हैं। अब IUCN जो वो हर जगह जाके तो नहीं देख सकता है, तो कंट्री जो होता है वो अपना रीजनल डेटा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कितनी टोटल लिस्ट होती हैं। तो इसमें लिस्ट की बात करें तो टोटल 9 लिस्ट होती हैं। एक्सटेंट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट और नॉट इवेल्युएटेड। अब देखिए एक्सटेंट क्या होता है, जो अब यहाँ पाया ही नहीं जाता है, जो एकदम खत्म हो चुका, मतलब इस धरती से जो खत्म हो चुका उसको हम एक्सटेंट का दर्जा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंट इन वाइल्ड। अब एक्सटेंट इन वाइल्ड मतलब कि जिसको हमने जू में, जैसे एक दो जो एनिमल्स होते हैं वो बचते हैं, उसको हमने जू में रख दिया, पर वो वाइल्ड में अब प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो जंगलों में नहीं मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंट इन वाइल्ड। और उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीसीज होते हैं जो लास्ट 10 ईयर में जिनकी जनसंख्या जो है, जिनकी जो पॉपुलेशन हो वो 90% डिक्रीज हो गई हो, वो हो जाता है क्रिटिकली इंडेंजर। मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन है, मे बी ये एक्सटेंट होने वाले हैं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो जाए। अगर पहले मान लीजिए कोई भी जानवर 100 होगा, अगर लास्ट 10 सालों में उसकी 90% जनसंख्या खत्म हो गई, 90 खत्म हो चुका है, मतलब सिर्फ 10 बचा हुआ है, मतलब कि उसको रीस्टोरेशन करने का बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस हो गया अब उसका, तो वो किस कैटेगरी में हो जाता है, वो क्रिटिकली इंडेंजर। अब क्या होता है, जब ये इनकी कैटेगरी बढ़ती है ना तो इनके ऊपर प्रोटेक्शन भी बढ़ जाता है। उसके बाद इंडेंजर्ड की अगर हम बात करते हैं, इंडेंजर्ड जो होते हैं ये 3 जो हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये आपके थ्रेटेंड स्पीसीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इंडेंजर्ड की बात करते हैं तो अगर लास्ट 10 ईयर में अगर 70% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई हो, 70% पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो गई हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। उसके बाद वल्नरेबल की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर में अगर 50% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, मतलब आधी पॉपुलेशन हो गई होगा, तो उसे वल्नरेबल बोलेंगे हम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नियर थ्रेटेंड क्या है, लाइकली टू बी इंडेंजर्ड, मतलब कि अभी है पर अगर इसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे
तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये भी इंडेंजर्ड हो जाएगा। और लिस्ट कंसर्न अभी इस पर इतना टेंशन देने की बात नहीं है, काफ़ी अवेलेबल है इसका मतलब। और डाटा डेफिशिएंट जिनका अभी डाटा ही नहीं है, और नॉट इरेज जिनको अभी इवेल्युएट ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, हम नेशनल पार्क के साथ साथ ही टाइगर रिजर्व जितने भी हम उनको भी कवर करते चले जाएंगे, क्योंकि लिस्ट में इन सब चीज़ों को याद करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर हम दीवारों पे अपने चिपका लें पूरे लिस्ट, या अपने कॉपी में ढेर सारे लिख के रख लें, तो वो याद नहीं होता है। वो सिर्फ मतलब हमारी संतुष्टि होती है कि हमने लगा के रख दिया, हमने कॉपी में लिख लिया, पर याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी साथ के साथ ही कवर करते जाएंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप समझते होंगे अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा जितना भी अमाउंट होता है इस स्कीम के लिए, कोई भी स्कीम के लिए जितना भी अमाउंट होता है वो पूरा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इसमें पैसे। लेकिन अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात की जाए तो इसमें 60-40 का शेयर होता है, मतलब कि 60 जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और इसमें और भी होता है, जैसे 90-10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होता है वो उनके लिए होता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसमें जो शेयर होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च कब किया था? प्रोजेक्ट टाइगर को हमने 1973 में लॉन्च किया था। और ये एक और उसके बाद द प्रोजेक्ट एम एट इंश्योरिंग अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया क्यों गया था? क्योंकि जो हमारे टाइगर्स थे वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। तो हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव था कि हम टाइगर्स को कंजर्व कर सकें। और प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर को इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर लेते हैं यहीं पे, तो ये 2005 में बनाया गया था, ठीक है। इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक लॉ से बनाया गया ना ये, जैसे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया है, तो इसका अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, तब बनाया गया, तो इसलिए क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बोलोगे आप पॉलिटी भी पढ़ाने लगे, पर नहीं पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ओके। उसके बाद हम लोग अगर बात करते तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें भी डिक्लेयर करती है कि कोर जोन क्या है, बफर जोन क्या है। कोर जोन जैसे ये मान लीजिए, ये एक सर्कल बनाती हूँ मैं, मान लीजिए ये पूरा एक टाइगर रिजर्व का एरिया है, और इसके बीच में कहीं मान लीजिए एक और एरिया है, तो ये जो होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंटरफेरेंस तो अलाउड होगा ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो सकती है, पर जो ये एरिया है आपका, ये एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, ये कोर जोन है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता है विदाउट ऑफिशियल, मतलब जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए होंगे बस उनके सिवा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके आगे रहने देते हैं डिटेलिंग। अगर आपको और भी इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है, अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा टाइगर्स के बारे में देख लेते हैं। जो टाइगर होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, IUCN के लिस्ट में, ठीक है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में है, ये थोड़ा सा एक ही में हो गया, मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, शेड्यूल 1 में है, ठीक है। और इंटरनेशनल IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो साइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसके अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, इसको ट्रेड वेड नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते इसका, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद अगर हम बात करते तो यहाँ पे टाइगर का भी सेंसस हुआ था 2018 में, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देती हूँ।
2018 में क्या होता, टाइगर का सेंसस था, लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2018 में हुआ था। अभी 2022 है ना, तो अभी मतलब कि काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हो सकता है इसके लास्ट लास्ट तक जो नया वाला जो रिपोर्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तब से ये वाला आप लोग देख लीजिए। तो 2018 में टाइगर सेंसस हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये कितने सालों में होता है, ये हर 4 साल में होता है, ठीक है। एवरी 4 ईयर में इसको कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उस रिपोर्ट 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो जो एमपी में है सबसे ज़्यादा टाइगर थे, एमपी में हाईएस्ट टाइगर थे, ठीक है। फॉलोड बाई कर्नाटका एंड उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको अभी रामगंगा नेशनल पार्क नाम मतलब उसका चेंज हो गया है ना, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। डेंसिटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एम स्ट्रिप। ये पता है, ये मतलब ऐसे ही पूछ देता है कि एम स्ट्रिप से वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच सेंटेंस और समथिंग, ठीक है। तो ये जो एम स्ट्रिप जो था ना, ये एक मॉनिटरिंग बॉडी था, मतलब कि मॉनिटरिंग सिस्टम था जो कि टाइगर की जो भी रिकॉर्ड्स रखता था, ठीक है। टाइगर रिकॉर्ड्स के लिए है ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। ये टाइगर रिकॉर्ड के लिए था। तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, मे भी कभी आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो भी बातें जानने वाली थी वो मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसका आप लोगों को इंतजार है, नेशनल पार्क, ठीक है। तो हम नेम देखेंगे नेशनल पार्क के, अब हम नेम देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट इंडिया में कहाँ पे है, क्योंकि अगर हमें स्टेट ही नहीं पता रहेगा तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है ना। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा यूटी है अभी, लद्दाख, ठीक है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, ये भी अभी यूटी है, ठीक है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये लद्दाख का एरिया। उसके बाद ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इसको आप लोग उत्तराखंड मत बना दीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, ये उत्तराखंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जो बच्चे स्टार्टिंग फेज के होते हैं प्रिपरेशन के, तो मतलब उन्हें अच्छे से स्कूल में तो अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं, मतलब आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है मैप में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, उत्तराखंड है ये, ठीक है। और ये एकदम नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। और ये प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये लोकेशन उत्तर प्रदेश का आप याद रखिएगा। तो ये कुछ स्टेट हो गए। और यहाँ आपको ये छोटू सा यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा, और ये जो है उससे थोड़ा बड़ा ये हरियाणा हो गया, ठीक है। तो ये जो कुछ स्टेट है, मैं आज इसी स्टेट की जितने भी नेशनल पार्क है बस मैं उतना ही आज डिस्कस करूँगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आपको भी याद करने में प्रॉब्लम होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने अपना पेन और कॉपी नहीं लिया है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। तो इसलिए अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, अब उसके बाद ये ब्लैंक मैप है ना, मैं ब्लैंक मैप पे भी बता देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इस मैप को पहचानना आना चाहिए कि ये कहाँ का मैप है। चलिए, ये तो पता ही होगा ये इंडिया का मैप है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ पे कौन सा स्टेट है। तो ये हमारा लद्दाख यूटी हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पे क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, और ये नेपाल है। तो नेपाल तो अपना नहीं है, मान लीजिए अपना ही है, क्या ही करना है, मानने में क्या जाता है ना। ये हरियाणा, ये दिल्ली, छोटू सा है दिल्ली, ठीक है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये मैप बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। तो ये आपको स्टेट तो समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग पहला जो हमारा है ये देखिए, ये आपको पहला हम जम्मू और कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसको हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन लद्दाख का सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए मैं साथ में डिस्कस कर देंगे। और जो लद्दाख का जो नेशनल पार्क है वो अलग से मैं बता दूंगी आपको। तो ये आपको यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर दिख रहा होगा, बना देती हूँ मैं, ठीक है, बॉर्डर।
ये सॉरी, ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये डिवाइडिंग लाइन आपको दिख रही है, मैं रेड पेन चला रही हूँ। ये ऊपर लद्दाख हो गया हमारा और नीचे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो नेशनल पार्क है, अब देखिए नेशनल पार्क देख जाइएगा, ये देखिए हेमीस नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ दिख रहा है, खुद से सोचिएगा ना, ये कहाँ दिख रहा है, ये लद्दाख में दिख रहा है आपको, तो ये लद्दाख का हो गया, ठीक है, लद्दाख का ये हो गया। उसके बाद देखिए ये बॉर्डर के नीचे आ रहा है, ये बॉर्डर के नीचे आ रहा है ना, तो ये बॉर्डर जो है क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये है दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम नेशनल पार्क जो है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल पार्क है। इसमें और भी नेशनल पार्क है, वो भी डिस्कस करते हैं। और यहीं पे एक और पार्क है जिसको हम बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, ये नाम भी याद रखिए। इसी को हम लोग सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट इसी को हम लोग बोलते हैं। कि इसमें लोकेशन में है नहीं, लेकिन है नेशनल पार्क, ये इस लोकेशन में नहीं है पर फिर भी है, ठीक है। तो ये आपका पहला नेशनल पार्क क्या हो गया, दाचीगम नेशनल पार्क। लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, नहीं तो अभी मैं एक बार खुद से लिख के दिखाऊंगी तो उस समय लिख, अभी आप लोग मैप पे ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका दाचीगम नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क ना, ये किश्तवाड़ हो गया। और यहाँ पे ऊपर लद्दाख में हेमीस नेशनल पार्क हो गया। तो ये आपके 3-4 नेशनल पार्क यहाँ पे हुए ना, तो ये चारों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप लोग एक बार और देख लीजिए, ये दाचीगम, ये किश्तवाड़, ये हेमीस नेशनल पार्क और यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये याद कैसे होगा ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, याद कैसे होगा ये। तो आप लोग एक ट्रिक यहाँ पे बना सकते हैं, सलीम अली की 10 किस्तें मिस हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, सलीम, ब्लैंक स्लाइड पे लिख दूँ या फिर इस पे लिख दूँ, ब्लैंक स्लाइड पे ही लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत भरा भरा सा हो गया ना। एक मिनट रुक जाइए, कलर आप ऐसे याद रख सकते हैं, सलीम अली की 10 को आप ऐसे लिख दिए, 10 किस्तें मिस हो गई, सलीम अली की 10 किस्तें मिस हो गई। अब देखिए सलीम अली से क्या हो गया, सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद 10 किस्तें से 10 से क्या हो जाएगा, दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। और मिस हो गई, मिस से क्या हो जाएगा, हेमीस नेशनल पार्क, हेमीस नेशनल पार्क, ठीक है। ये चारों, और ये जो हेमीस है ना, ये आपका क्या है, लद्दाख में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सलीम अली की 10 किस्तें मिस हो गई, सलीम अली से सलीम अली नेशनल पार्क, 10 से दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम को आप रख सकते हैं, दाची मतलब 10 और गांव मतलब गांव, 10 गांव, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये 10 गांवों को मिलाकर मतलब ये नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है। तो ये दाचीगम नेशनल पार्क, और किस्त से किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और मिस से हेमीस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 4 नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ी सी मैं देख लेती हूँ जो नेशनल पार्क ऐसा है जिसके कुछ डिटेल्स जानने जरूरी हैं, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए हेमीस की अगर बात की जाए, हेमीस नेशनल पार्क जो है वो इट इज ए हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये बहुत ही ऊंचे पे, ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है और ये ईस्टर्न लद्दाख में है। और उसके बाद, और ये ग्लोबली जो फेमस है, ये स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही फेमस है। स्नो लेपर्ड, अब स्नो से ही समझ रहे होंगे ना, बर्फीले जगह पे, ठीक है। तो वैसे भी लद्दाख में बहुत अच्छी जगह है, सबको मन होगा कि एक बार तो घूम के आए हम लद्दाख, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड क्या है, ये ग्लोबली फेमस, मतलब हेमिस जो नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे जानने लायक चीज़ें, मतलब ऐसे तो रिवर्स वर्स काफ़ी हैं जानने के लिए, पर अगर मैं वो ऐड करूँगी ना तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा चला जाएगा। इसलिए अभी आप क्या करिए, सिर्फ जितने भी नेशनल पार्क है उसके नाम और लोकेशन याद रखिए, ठीक है। और स्पीसीज़ की बात करते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ स्पीसीज़ भी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और जितने भी स्पीसीज जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड, ये सारी मैं क्या करूँगी एक बार लिस्ट के साथ मैं डिस्कस कर लूँगी उसको। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगली बार से जो भी नेक्स्ट पार्ट में मैं नेशनल पार्क डिटेल डिस्कस करूँगी, उस नेशनल पार्क के साथ में मैं उस नेशनल पार्क में किस स्पीसीज के लिए वो फेमस है मैं वो भी डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। होप कि आपको जम्मू कश्मीर का याद हो गया होगा, सलीम अली की 10 किस्तें मिस हो गई। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा। अब चलिए हिमाचल प्रदेश पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकेशन तो याद है ना, कहाँ है हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, सॉरी ये पीछे ही चले गए हम तो, ओके। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नेशनल पार्क है जो हमें याद रखनी है? तो सबसे पहला इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल, घबराइए मत, आपको लग रहा होगा हाँ बहुत ज़्यादा है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगी और मेरी गारंटी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क। पहले आप नेमिंग देख लीजिए क्या क्या नाम है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ट्रिक तो याद रहे नाम ही भूल गए नेशनल पार्क का क्या है। तो इसलिए नाम भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ट्रिक पढ़ के सिर्फ नहीं जाना है कि एग्जाम में ट्रिक तो याद है पर नाम ही नहीं पता हमें। ठीक है, तो इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और जो सबसे नीचे है वो सिम्बालबारा नेशनल पार्क है। ये जो हरियाणा है ना, हरियाणा से ये थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये मेनली जो है हिमाचल प्रदेश के एरिया में है। ठीक है, तो सिम्बालबारा नेशनल पार्क। तो पहला क्या पढ़ा हमने, इंदर किला नेशनल पार्क पढ़ा। उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिम्बालबारा नेशनल पार्क। अब इसको हमें याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ओके, तो वेट, मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बता देती हूँ आपको। इनका कलर भी चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं इस पर। ठीक है, तो इसका जो एक ट्रिक है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, इंदर किला ने, जैसे इंदर ने सिम पिन से निकाला, इंदर ने सिम पिन से निकाला और सिम को हिमालय में फेंका, हिमालय में, और पिन को खीर गंगा में, मतलब गंगा, खीर की गंगा में फेंक दिया, गंगा में फेंक दिया। ठीक है, तो इंदर ने पिन से सिम निकाला और सिम को हिमालय में और पिन को खीर गंगा में फेंक दिया। तो ये इसका ट्रिक है। अब देखिए, इंदर से क्या हो जाएगा आपका, इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर से इंदर किला। ठीक है, उसके बाद सिम से क्या हो जाएगा, सिम से आप याद रख सकते हैं सिम्बालबारा नेशनल पार्क, जो हरियाणा से बॉर्डर शेयर कर रहा था, सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे पिन से क्या हो जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया। हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, और खीर गंगा से, तो खीर की गंगा है तो वह खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आई थिंक सारे हो गए होंगे इसमें डिस्कस। ठीक है, सारे हो गए ना, इंदर किला, सिम्बालबारा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क जो ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, होप ये ट्रिक आपको काम आएगी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इंदर ने सिम को पिन से निकाला और सिम को हिमालय पे और पिन को खीर गंगा में फेंक दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो ये जो है यहाँ पे मैंने सारा वो लिस्ट एक बार दिखा दिया आपको। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ यहाँ, रुक जाइए, मैं इसके इनका कलर चेंज है, ये येलो दिख नहीं रहा है, इस पर वाइट पे रेड दिखेगा इस पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क, उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिम्बालबारा नेशनल पार्क। और ये आपका जो है ना, ये नॉर्थ टू साउथ ही लिखा हुआ है। ठीक है,
अगर कभी आ जाए अरेंज करने के लिए कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो एक ही स्टेट का नहीं आता है, जब भी देता है 2-3 स्टेट का देता है। अगर आपको स्टेट पता रहता है कौन सा किसके नीचे, तो हम कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी भी डिटेलिंग कर लेते हैं, जो इसमें से नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क किसमें है? कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद सिम्बालबारा नेशनल पार्क की बात करें तो लोकेटेड इन पोंटा वैली। तो सिम्बालबारा जो है वो पोंटा वैली में है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। सिम्बालबारा नेशनल पार्क जो है वो पोंटा वैली में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हिमाचल प्रदेश तो हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें पता ही है। तो ये 2 चीजें हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो पिन वैली जो है वो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। और उसके बाद सिम्बालबारा नेशनल पार्क ये पोंटा वैली में है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अगर आप ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात करेंगे ना, तो ये कुल्लू वैली आपने सुना होगा ना, कुल्लू वैली के पास में है ये, ठीक है। और यहीं से तीर्थन रिवर भी होके जाती है। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बस इतना इसका डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, डिटेलिंग ज़्यादा करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड। अब उत्तराखंड देख लेते हैं भाई, केदारनाथ तो सबका ही फेवरेट होगा। चलिए आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो सबसे पहला इधर क्या दिख रहा है? गंगोत्री नेशनल पार्क दिख रहा है आप लोग को, गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको राजा जी नेशनल पार्क दिख रहा है, और यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे है, सॉरी जिम कॉर्बेट। अब इसका नाम जो है ना वो चेंज हो गया, तो इसको रामगंगा नेशनल पार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैप में ये यही दिखा रहा था, मैंने सर्च किया तो, ठीक है। ये रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कितने हो गए? 1 2, मेरा कर्सर इधर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नेशनल पार्क में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और यहाँ पे नेशनल पार्क है, वो है वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। ये गंगोत्री के नीचे और नंदा देवी इसके नीचे है, ठीक है। तो वो ये उत्तराखंड है, इसलिए मैंने ये भी दिखा दिया गंगोत्री और नंदा देवी ने, तो ऐसा ना बोले कि आपने तो अलग से डाल दिया, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है, यहीं पे है। तो उसके बाद अब इसका ट्रिक तो मतलब बनाना चाहे तो बन जाएगा, पर क्या ही बनाए। मतलब गोविंद ने गंगोत्री को नंदा देवी से फ्लावर ला, मतलब एक राजा था जिसका नाम था गोविंद, ठीक है। एक राजा था जिसका नाम था गोविंद, और उसने मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना वो मतलब हाथी वाथी के लिए फेमस है, टाइगर के लिए भी फेमस है। अब टाइगर पे क्या पता, राजा है तो वो टाइगर पे ही चलिए बैठ के आ गया। तो राजा राजा जी जो थे वो गोविंद नाम के राजा थे। उन्होंने गंगोत्री जी को नंदा देवी से फ्लावर ला के दिया, ठीक है। गोविंद राजा जी गंगोत्री जी को नंदा देवी से फ्लावर ला के दिया, ठीक है। और ये कॉर्बेट तो बहुत ही कॉमन सा नेम है, ये तो याद ही हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं ट्रिक लिख भी दूंगी, ठीक है। राजा गोविंद ने गंगोत्री को, कैसे कैसे गाने बजा रहे हैं लोग। राजा गोविंद ने गंगोत्री को नंदा देवी से फ्लावर लाके दिया, ठीक है। फ्लावर लाकर दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, अगर चाहे तो आप ऐसे तो कोशिश करिए कि ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक भी हो जाएगा ना तो ये याद करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे ही याद हो जाए। 1-2 बार अगर आप रिवाइज इसको करेंगे और आप लिख के याद करेंगे ना, तो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे याद हुआ, तो आपको भी तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। और इसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो पुराना नाम है वो हेली नेशनल पार्क है, ठीक है। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए फेमस है? इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर है ना, वो
उसका जो कैटेगरी है वो इंडेंजर्ड है, वो उसके लिए बहुत ही फेमस है। और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तराखंड का उसमें, ठीक है। और ये आफ्टर जिम कॉर्बेट के नाम पे इसको किया गया। इसका नाम भी आप लोग अब चेंज करिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। और पता है ये मतलब अभी तो इसका नाम अब रामगंगा हो गया, तो मे बी जो मतलब जो स्टेट लेवल के पेपर्स हैं या फिर पीसीएसएस के पेपर, एसएससी के पेपर हो सकता है वो अभी भी मतलब इसका नाम कॉर्बेट ही बोले। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी रिवर होके जाती है, तो याद रखिएगा रामगंगा रिवर, ठीक है। रामगंगा रिवर ये यहीं से जाती है, ठीक है, यहीं से क्रॉस करती है रामगंगा रिवर। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इससे मतलब रिलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन उससे पहले जो जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ये अल्पाइन फ्लावर के लिए बहुत बहुत ही मतलब फेमस है। अल्पाइन फ्लावर मतलब जो हाइट पे फ्लावर जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, अल्पाइन फ्लावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क जो है ना, ये जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो मतलब एक चीज़ यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। स्नो अभी हमने स्नो लेपर्ड पढ़ा था ना, वह जो हेमिस नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, लेकिन मतलब ऐसा कभी एग्जाम में आ जाए कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ऐसा मतलब ये गलती मत करिए कि हेमिस लगा के चले आए। ये गोविंद पशु विहार से लॉन्च हुआ था 2009 में, ठीक है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। तो आई थिंक मेरी राइटिंग आप लोग को समझ में आ रही होगी, तो ठीक है, ये बस करते हैं उत्तराखंड का, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है, आपसे मैंने ये बोला था कि नेशनल पार्क के साथ साथ हम टाइगर रिजर्व भी करेंगे ना, तो अब आ गया है वो टाइम जब हमें टाइगर रिजर्व भी पढ़ना है, ओके। क्योंकि अब देखिए, अब इतनी ठंडी जगह जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उसके बाद लद्दाख है, अब इस एरिया में तो टाइगर तो नहीं रहते ना। अब इतनी ठंडी में अगर टाइगर है तो सोचिए बर्फ से वो भी स्नो लेपर्ड बन जाएंगे ना। तो अभी जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का जो निचला वाला एरिया है, ठीक है, जैसे ये निचला वाला एरिया है, तो यहाँ पे अब ऊपर नहीं होंगे क्योंकि ऊपर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब स्नो वाली कंडीशन होती है। तो ये राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, अब ये जो है ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। देखिए ये लिस्ट है ना, ये सारे आपको लिस्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं उत्तराखंड दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिखा। ये देखिए उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व, एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एक राजा जी नेशनल पार्क, वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो अब ध्यान रखिए कि जो ऊपर वाले यहाँ पे हैं, जो ऊपर वाले हैं वो तो पहले इतना ठंडा है, कहाँ से यहाँ पे टाइगर सर्वाइव करेंगे। तो ये ऊपर तो आपको टाइगर नहीं दिखेंगे, जो नीचे वाला जो एरिया है थोड़ा प्लेन एरिया की तरफ अगर हम बढ़ेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो टाइगर रिजर्व, एक राजा जी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ से दो टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे आप यहीं पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कोई स्लाइड खाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व यहीं पे, नहीं तो आप यहीं पे ना इसको साइड में लिख देंगे, ये टाइगर रिजर्व है और एक ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो दो यहाँ पे टाइगर रिजर्व हो गए, तो साथ साथ ही इसको भी याद करते जाइएगा कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हरियाणा। अब हरियाणा तो बहुत ही सिंपल सा है, मतलब इसका ट्रिक भी बहुत ही खतरनाक है, मतलब ऐसा मत जाइएगा कि क्या बोल रहे हैं हम, पर याद करने के लिए कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो टाइगर रिजर्व दो नेशनल पार्क आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पहला जो है कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में, ठीक है। लोकेशन पता है ना हरियाणा की, वो पता ही होगा, मैंने बताया स्टार्टिंग में। उसके बाद दूसरा जो है वो सुल्तानपुर, देखिए कितनी दूरी है, मतलब एक एकदम नॉर्थ में है और एक एकदम साउथ में है ना। तो ये जो सुल्तानपुर ये फरीदाबाद के आसपास आता है, दिल्ली में, दिल्ली नहीं हरियाणा में, ठीक है, फरीदाबाद के पास आता है। और कालेसर जो है ये ऊपर नॉर्थ में हरियाणा के नॉर्थ में होगा, ठीक है। तो कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, अगर इसको आपको याद रखना है ना तो बस ऐसे याद रखिए, काले सुल्तान हरियाणा में है, काले सुल्तान कहाँ है, हरियाणा में है, काले सुल्तान हरियाणा में है, याद रख सकते हैं। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर मैंने बस याद करने के लिए बताया इसको कि आपको इजीली कैसे याद है, क्योंकि इतने ढेर सारे नेशनल मतलब 100+ नेशनल पार्क है, ऐसे अगर रफली याद करना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन जहाँ हम ट्रिक बना सकते हैं वहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो काले सुल्तान हरियाणा में है, ठीक है, तो आप ये इससे याद रखिएगा, ठीक है। काले से कालेश्वर हो गया आपका, कालेसर हो गया,
और सुल्तान से सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अभी इसको हाल में ही वो क्या कहते हैं कि रामसर साइट में भी रखा गया है ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो February 2 को होता है उसी दिन ये सुल्तानपुर में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर को भी वहाँ पे और एक और क्या कहते हैं यूपी का जो एक यूपी में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वेटलैंड घोषित किया गया, पर मेरे को भी ये नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कालेसर और सुल्तानपुर, मतलब ये बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं है, पर हाँ कालेसर जो है ना वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन, ये यहाँ पे मतलब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, जिसकी 90% जो पॉपुलेशन है वो लास्ट 10 ईयर में डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो साइबेरियन क्रेन ये इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। वो कालेसर में ये लोग आते हैं माइग्रेटरी बर्ड है। सुल्तानपुर तो ठीक है चलिए अपने में फरीदाबाद में है ये। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे तो इतनी जनसंख्या हो गई कि मतलब जानवरों की रहने के लिए भी जगह नहीं, देखिए ना मतलब क्या ही बताएं हम। ये देखिए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है भाई, अब ये इतना मतलब डर है कि कुछ दिन बाद ये नेपाल में ही ना चला जाए, मतलब एकदम इतना ज़्यादा ये बॉर्डर पे, बताइए, ठीक है। तो ये दुधवा नेशनल पार्क याद रखिएगा, यहाँ और यूपी में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है दुधवा, वो भी बेचारे की मतलब सांसें अटकी हुई हैं कि बस मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा ये एकदम बॉर्डर पे है दुधवा नेशनल पार्क। और उसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ें और आप याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क से रिलेटेड, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपी का ही है, ठीक है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हाँ हरियाणा में क्या कहते हैं देख लीजिए आप लोग लिस्ट एक बार, हरियाणा में आपको कहीं भी दिख रहा है कि टाइगर रिजर्व है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, तो हरियाणा में टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमने क्या पढ़ा, दुधवा नेशनल पार्क पढ़ा, यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिएगा, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद बस यही है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा जो रिजर्व है ये प्रोटेक्टेड एरिया है उत्तर प्रदेश का, और ये लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट जो है, लखीमपुर खीरी और बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं से मतलब अक्रॉस है उसी के। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, एक है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया इज फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स, एशियाटिक ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, स्वैम्प डियर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट ईयर 2021, हाँ 2021 में आई थिंक 2021 में 3:2 मतलब यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी। जो यहाँ पे एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसको 3:2 अवार्ड से भी मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन जो हुई थी डबल हुई थी, तो 3:2 अवार्ड। और इस बार जो है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु, जब हम तमिलनाडु पढ़ेंगे ना तब हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और आपको बताना था, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार यहाँ के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, देखिए आपको उत्तर प्रदेश यहाँ दिख रहा हो। अब देखिए यहाँ नेशनल पार्क तो एक ही है पर टाइगर रिजर्व 2-3 है, एक दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ना, ये कॉर्बेट जो अभी आपने पढ़ा ना ये उसी का ही पार्ट है, क्योंकि जो पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो एक ही हुआ करते थे, अब तो इनको तो नहीं पता था ना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बट जाएंगे, तो ये तो दोनों तरफ रहते थे जो टाइगर्स थे। तो जो हमारे यूपी में जो आ जाता है वो आ जाता है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें अमनगढ़ नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ ऊपर कहीं मतलब जो जहाँ जिम कॉर्बेट में पड़ा था वहीं से बगल में ही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व, तो 3 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ, वेट लिख के दे ही देती हूँ, ब्लैक स्क्रीन येलो कलर, ठीक। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक तो उत्तराखंड से बॉर्डर, पहला तो लिख लीजिए दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा जो है वो नेशनल पार्क भी है और एंड टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
इसको भी T/2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये वही कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों में ही मतलब यूपी में ही कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो आज जो हम नेशनल पार्क जितने भी हमने किए हैं, होप आपको याद होगा। अगर कल जब भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे ना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। आप लोग घर पे प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसको, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा फिर याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ subscribe my channel and like this video, comment on this video and share with your friend, and thank you for watching this session and don't forget to press the bell button, okay। तो आपको जितने भी मेरे आगे की जो भी इसके पार्ट्स आएंगे या फिर मैं अपने चैनल पे जितने भी वीडियोज डालूंगी उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ना उससे। तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू click on bell button or don't forget to subscribe, please subscribe my channel and support my channel, okay। thank you so much।